अभी एक जवान औरत थी। वो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द नहीं जाता था। वो रोजाना रात को मुझसे खास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी जोर लगा लगा कर भाभी का मसाज करता, लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, ये ले तेल पकड़ और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पे लग जा। मैंने लाइट बुझाई तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात। मेरा नाम जैद है, मेरी उम्र 20 साल थी। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की, ताकि मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा कमर था। मैं उनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ सबा ही कहता था। भाई के ना होते हुए वो अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफा मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वो हसन भाई को याद करती हैं, जब भी तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी, ना ही सबा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वो सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगती। दरअसल हसन की शादी के अगले हफ्ते ही वो दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शोहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हसन ने ये शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तनहा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। इसलिए हसन भाई सबा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सबा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने हसन के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि सबा ने मुझे अपने कमरे में आवाज देकर बुलाया। रात के इस पहर न जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेजी से सबा के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि हसन ने जाते हुए सबा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से सबा की हर जरूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि हसन के पैसे पर मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि सबा मेरी कोई शिकायत हसन तक ना पहुंचाए। हसन ने जब भी कभी वापस आने की बात की थी तो हम कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया करते थे, इसलिए हसन कभी वापसी का सोच ही नहीं सका था। रात के 11 बजे के वक्त सबा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि सबा को कोई जरूरी काम होगा, लेकिन वहां जाकर मैं कुछ ठिठक गया, क्योंकि सबा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया और सबा को आवाज देकर कहा, जी भाभी कोई काम है। मुझे लगा था कि मेरे आवाज देने पर वो उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, जैद अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर औंधी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला सा लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सबा ने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर मुझे देखा और फिर मेरी झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी, जैद शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरा शोहर तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरा साथ दोगे। सबा की बात पर मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और उनके सर का दर्द भी तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। सबा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई ही हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर का मसाज करवाते थे, लेकिन वो तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था। सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि सबा किस किस्म की औरत है, जिसे अपने देवर से मसाज का कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं हो रही, जबकि ये कोई मुनासिब बात तो नहीं थी। एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना और वो भी अपने देवर से। कोई और वक्त होता तो मैं साफ लफ्जों में ना सिर्फ इनकार करता बल्कि सबा को इस बात पर खरी खोटी भी सुनाता, लेकिन उस वक्त तो मैं हसन के टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए सबा के आगे जुबान चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी और ना ही उन्हें इनकार करने की। सबा ने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे और मुझे लगा कि शायद वो बहुत तकलीफ में है। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं सबा को इनकार नहीं कर पाया और मैंने वो तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनके सर पर डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नजरें झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ सबा के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में सबा की मदद की थी, लेकिन सबा ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगा रहा था, सबा की अजीब सी आवाजों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें कोई सुकून मिल रहा था। सबा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उनके चेहरे पर नजर नहीं डाली थी। शर्म के एहसास से तो मेरा चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इस मंदिर से गायब हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं सबा को इनकार करता और ये बात भाई को पता चलती कि मैंने सबा के किसी हुक्म को ना माना है, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज सबा की मुझ पर अनायतें कुछ अलग ही थी। सबा ने मुझे किसी चीज से नहीं रोका था
मैं बेधड़क सबा से एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करता था और वो आगे से सवाल भी नहीं करती थी। काफी देर तक मैं सबा के सर का मसाज करता रहा और सबा की आवाजों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद सबा को नींद लग गई थी क्योंकि उनकी आवाजें आना बंद हो गई थी और फिर मैं उठकर उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था। पहली दफा मैं किसी औरत की कुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। सबा का लिबास और उनके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया था और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वो मेरे भाई की बीवी है तो मैंने तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं सबा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह सबा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, ज़ैद तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए हैं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। सबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा कि असल में आप सारा दिन घर के काम अकेली करती हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामकाज में हाथ बटाऊं या फिर आप कोई मुलाजमा रख लें। मेरी बात सुनकर सबा कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती, जिस दिन हसन आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं सबा के लफ्जों का मतलब नहीं समझ पाया था लेकिन वो वापस किचन में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में सबा चलती रही थी। दोपहर को मैं घर लौटा तो आपा भी घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी ना किसी तरह मौका देकर उन्हें सबा के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन सबा और आपा तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मगन थी कि आपा ने मुझ पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी। सबा और आपा की काफी दोस्ती हो चुकी थी और सबा को आपा सर आंखों पर बिठाती थी। कुछ देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि उनके शोहर काम से आने वाले होंगे और मैं उन्हें मसाज वाली बात ना बता सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि सबा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फौरन सबा को आवाज दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। सबा का सारा वजूद पसीने से शराबूर था क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं सबा से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया था। फिर मैंने उन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। सबा कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी जैसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद सबा से कहा कि अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलें, मुझे लगता है कि आपके सर में ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। सबा की बात सुनकर मैंने चूम कर उन्हें देखा तो वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से सबा की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वो मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं सबा से चाय का कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे सबा की आवाज सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में अगर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। सबा की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। न जाने वो किससे बात कर रही थी। यकीनन वो जो कोई भी था वो भाई नहीं था। सबा की बातों का जो मफहूम मुझे समझ आया था वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या सबा के सरदर्द की यही वजह थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीके से? इससे आगे का सोचकर ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे ही मैंने हसन को फोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। भाई पूछने लगे सब खैरियत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आए। कुछ देर की बातों के बाद भाई ने फोन रख दिया और मैं फिर गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी सबा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज का कह रही थी। मैंने खामोशी से तेल की बोतल उठाई और निगाहें फेर ली। मैं बेदिली से उनका सर का मसाज कर रहा था और सोच रहा था वो किस तरह मुझसे ही अपना वो वाला मसाज करवा रही है। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और सबा घर में नहीं थी। मैं घर से दूर चुप कर खड़ा हो गया। काफी देर बाद सबा घर लौटी तो वो पसीने से शराबूर थी। फिर वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं फौरन घर में दाखिल हुआ और सबा से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। सबा ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजार दिया। मैं सबा का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त सबा ने मुझे फिर कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वो मुझसे मसाज करवाना चाहती है लेकिन मेरा दिल हरगिज भी इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर सच ये था कि उनके सर में वाकई ही बहुत तकलीफ थी। उनकी आवाज पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई ही थी कि सबा ने मुझसे बहुत सी अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वो कहने लगी, पहले लाइट बंद करो। ये पहली दफा था जब सबा ने मुझसे अंधेरा करने का कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट क्यों बंद करूं? लेकिन वो इसरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा
तो सबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे शदीद गुस्सा भी आया। वो अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, जैद मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कर सकूं, इसीलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। सबा की आवाज में लर्जिश महसूस हो रही थी। इसके बाद सबा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी वो कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबा कहने लगी, मुझे लड़कों का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता था, इसलिए तन्हाई की जिंदगी काटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लुटाने लगी। जब भी जितने पैसे मांगता मैं उसे दे देती, लेकिन जब मैंने उसे शादी का कहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे किसी जवान लड़की का साथ मिल सकता है क्योंकि वो काफी तरक्की कर चुका था। मेरी ही बदौलत उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था और जब उसके पास सब कुछ आ गया था तो उसे मेरी जरूरत नहीं रही थी। लेकिन इतने अरसे तक मुस्तकिल दो नौकरियां करने की वजह से मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में तो कभी सर में दर्द रहने लगा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। ना ही मेरे बहन भाइयों ने मेरी कदर की और ना ही मेरी मोहब्बत ने। और फिर इससे भी बड़ा सितम मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी की हुई है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले ही मुझे फोन करके बताया कि वो वहाँ शादी कर चुके हैं और उन्होंने ये शादी सिर्फ तुम्हारे और उसके घर के लिए की है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह अपने होश खो बैठी थी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। और ऐसे ही सोचों में गुम एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरी कमर और सर का दर्द दोबारा उठ गया है। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने का कहा था और फिर तुम मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी ये कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी अम्मा को अपने शोहर की दूसरी शादी का बताया और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने शोहर का घर छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभियां मुझे कबूल नहीं करेंगी। ये सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है। और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलनी ही है कि तुम्हारा भाई शादी करवा चुका है और अब वो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं। ये कहकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। शुक्र ये था कि सबा ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों बेआवाज रोते रहे थे। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे भाई ने सबा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उनके साथ तो पहले ही उनके सगे बहुत बुरा कर चुके थे और अब भाई ने उनका साथ छोड़ दिया था। मगर कहीं ना कहीं इसमें हम बहन भाइयों की भी गलती थी। हमने कभी हसन को वापस नहीं आने दिया। उनकी उम्र बीत रही थी, वो कब तक तनहा रहते, इसीलिए उन्होंने परदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी। काफी देर गुजरने के बाद सबा कहने लगी, मैं सारी जिंदगी इस घर में खामोशी से गुजार दूंगी, तुम्हारी खिदमत भी करूंगी और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से कभी जाने का मत कहना। तुम्हारा भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा और मुझे यही रहना है। मुझे डर है कि एक ना एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने सबा से कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको कभी यहाँ से जाने का नहीं कहूँगा। आपने इस घर को जिस तरह संभाला है ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों तन्हाई की जिंदगी काटेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप भाई से तलाक ले लें और मुझसे शादी कर लें। मेरी बात सुनकर सबा हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई। सबा से कहा कि खुशियों पर आपका भी हक है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है, मैं जल्दी नौकरी कर लूंगा। तब तक आप अपनी इद्दत मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपकी और आपा की अच्छी दोस्ती है। जब आपा को सच पता चलेगा तो वो भी इनकार नहीं करेंगी। सबा कहने लगी कि मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें बनाएंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने परदेश बैठे शोहर को धोखा देकर देवर से शादी कर ली। मैंने सबा से कहा कि इस दुनिया ने आपको क्या दिया है जो अब दुनिया के बारे में सोच रही हैं। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मेरी बात सुनकर सबा फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उस वक्त आपा को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। आपा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उन्होंने भी सबा से माफी मांगी थी और फिर सबा ने एहसन भाई से तलाक ले ली थी और कुछ ही अरसे में मेरी और सबा की शादी हो गई थी। सबा मेरे साथ काफी हद तक खुश रहती है। मैं उम्र में तो छोटा था लेकिन अपनी सबा का पूरे तरीके से साथ निभाने के काबिल हूँ, जो हमारे ताल्लुक के लिए बहुत ही अच्छी बात है।